आज का हमारा टॉपिक है बैंकर और ग्राहक संबंध। कल इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बैंकर और ग्राहक संबंध में बैंकर की डेफिनेशन, ग्राहक की डेफिनेशन और फिर बैंकर और ग्राहक के बीच संबंध में सामान्य संबंध हमने डिस्कस किए। उसके बाद विशेष संबंध हम डिस्कस कर रहे थे और विशेष संबंध में सामान्य संबंध के बाद विशेष संबंध में हम कुछ पॉइंट्स तो डिस्कस कर चुके हैं। उसमें बैंकर के अधिकार थे विशेष संबंध में 4 पॉइंट। उसमें ग्रहणाधिकार फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट भुगतान के नियोजन का अधिकार, तीसरा प्रतिसाद का अधिकार और चौथा ब्याज, कमीशन, व्यय आदि चार्ज करने का अधिकार। ये चारों पॉइंट हम कल डिस्कस कर चुके थे। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैंकर का दायित्व। कल अधिकार पढ़े थे, आज हम पढ़ रहे हैं दायित्व। बैंकर और ग्राहक के संबंधों के बीच में जहां बैंक के अधिकार है वहां उसके उत्तरदायित्व है जिनका निर्वाह बैंकर को करना पड़ता है। बैंकों के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, चेकों के भुगतान करने का दायित्व। सामान्य व्यवहार में अपने ग्राहक के चेकों का भुगतान करना बैंकर का कानूनी दायित्व है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 31 के अनुसार एक चेक के ऐसे आहरई ड्रॉई जिसके पास ऐसी पर्याप्त धनराशि जमा है जिसे उचित रूप से इस चेक के भुगतान में काम लिया जा सकता है, मांग करने पर चेक का भुगतान करना होगा। त्रुटि करने पर चेक के लेखक को हुई क्षति की क्षतिपूर्ति करनी होगी। निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर बैंकर अपने ग्राहक के चेक का भुगतान करने के लिए बाध्य है। उसमें पहला पॉइंट आता है हमारा पर्याप्त राशि। पर्याप्त धनराशि जमा होने पर ही बैंक का विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 31 के अनुसार ग्राहक के चेकों का भुगतान करने का दायित्व होता है। यहाँ जमा राशि से तात्पर्य केवल खाते की जमा बाकी ही नहीं बल्कि ओवरड्राफ्ट के लिए हुए पूर्व समझौते के अनुसार स्वीकृत ओवरड्राफ्ट की सीमा भी जमा राशि में मानी जाएगी। 1 अप्रैल 1989 के बाद यदि कोई ग्राहक बिना यथेष्ट जमा बाकी के चेक लिखता है तो उस पर चेक की राशि के दुगने तक जुर्माना, 2 साल का कारावास या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। अब ग्राहक का भी यह वैधानिक उत्तरदायित्व हो गया है कि वह बिना यथेष्ट जमा शेष के चेक ना काटे। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1988 की धारा 138 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान के लिए चेक दिया है और यदि वह चेक खाते में भुगतान के लिए अपर्याप्त राशि होने के कारण भुगतान किए बिना ही लौटा दिया जाता है तो ऐसे चेक में लेखक को अपराधी माना जाएगा और उसे निम्न प्रकार से न्यायालय द्वारा दंडित किया जा सकता है: 2 साल का कारावास, चेक की राशि से दुगनी राशि तक का जुर्माना या दोनों। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। यदि बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा परंपरा के रूप में देता आ रहा है तो बैंक बिना पूर्व सूचना के चेक का अनादरण नहीं कर सकता। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि बैंक का दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब संदर्भित चेक पूर्ण, उचित समय पर, उचित अवधि में, उचित स्थान पर भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया हो तथा कोई कुर्की आदेश न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया गया हो। दूसरा पॉइंट है चेक पूर्ण हो। भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया चेक पूर्ण होना चाहिए अर्थात चेक शाई से स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की काटपीट नहीं होनी चाहिए, यदि हो काटपीट नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है भुगतान के लिए विधिवत प्रस्तुत किया गया हो। बैंक चेक का भुगतान करने के लिए तभी बाध्य है जब उसे ऐसा करने के लिए विधिवत कहा जाए। इसका अभिप्राय यह है कि ग्राहक द्वारा जारी किया गया चेक पूर्ण और नियम के अनुसार होना चाहिए, उपयुक्त समय पर बैंकर के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लिखने की तिथि से 3 महीने तक की अवधि उचित मानी गई है। इसके पश्चात चेक पुराना समझा जाता है और बैंक उसे अनादरित कर देता है। यदि चेक में लिखी तिथि से पूर्व ही भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो बैंक ऐसे चेक को भी अनादरित कर देगा, क्योंकि चेक के आहरणकर्ता का आदेश चेक में लिखी गई तारीख से ही प्रभावी होता है। यदि चेक में तिथि का स्थान रिक्त हो तो भी बैंक इसे अनादरित कर सकता है। चेक कार्य दिवस को ही कार्य अवधि के मध्य भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
चेक उसी शाखा में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए जहां ग्राहक का खाता हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसमें अनुचित अनादरण के परिणाम। यदि बैंकर किन्हीं वैध कारणों के बिना जानबूझकर या भूल से चेक अनादरित कर देता है तो इसके परिणाम स्वरूप ग्राहक को हुई हानि या क्षति की पूर्ति करनी होगी। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 31 में यह स्पष्ट है कि यह क्षति अधिक ही हो आवश्यक नहीं है, ग्राहक की ख्याति की हुई क्षति की भी पूर्ति करनी होगी। गलत अनादरण से हुई क्षति को दो भागों में बांटा जा सकता है, साधारण क्षति और विशेष क्षति। साधारण क्षति तब होती है जबकि ग्राहक कोई व्यवसायी या उद्योगपति ना हो और बैंक ने भूल से उक्त चेक का अनादरण कर दिया गया हो। विशेष क्षति जब किसी व्यक्ति या व्यवसायी का चेक गलती से बैंक द्वारा अनादरित कर दिया जाता है तो वह विशेष क्षतिपूर्ति का अधिकारी होता है और ऐसा तभी होगा जब गलत अनादरण से महत्वपूर्ण सौदा टूट जाता है या कोई ठेका हाथ से निकल जाए जब व्यावसायिक साख को चोट पहुँचे, जब लेनदारों को अविश्वास होने लगे और जब व्यापार या व्यवसाय बंद होने की संभावना उत्पन्न हो जाए। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि ग्राहक के गलत हस्ताक्षर के आधार पर बैंक किसी चेक का भुगतान करता है तो बैंक को यह दायित्व होगा कि ग्राहक के खाते में से गलत भुगतान की राशि की क्षतिपूर्ति करे। नेक्स्ट हेडिंग है खातों की गोपनीयता का दायित्व। बैंकर का यह भी दायित्व होता है कि वे अपने ग्राहकों के खातों के बारे में कोई भी जानकारी किसी भी तीसरे पक्षकार को प्रकट ना करें और यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कोई भी जानकारी लेखा पुस्तकों से बाहर ना आ पाए सभी आवश्यक पूर्व उपाय भी करें और सावधानी भी रखें। निम्नलिखित परिस्थितियों में ही बैंक ग्राहक के खाते के संबंध में जानकारी दे सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है वैधानिक अनिवार्यता। न्यायालय द्वारा बाध्य किए जाने पर बैंक अपने किसी ग्राहक के खाते की स्थिति के बारे में प्राधिकृत अधिकारी को अवगत करा सकता है। निम्नलिखित अवस्थाओं में बैंकर को अपने ग्राहक के खातों के संबंध में वैधानिक रूप से जानकारी देनी पड़ सकती है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत, उपहार कर अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1979, पुलिस के समक्ष जानकारी, बैंकों की पुस्तकों का साक्ष्य अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार रिजर्व बैंक को यह अधिकार है सबको कि वह अपने बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋणों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है जनहित में जानकारी देना। जब बैंकर को ऐसा लगे कि उसके किसी ग्राहक के खाते की जानकारी प्रकट करना जनहित में है तो वह ऐसा कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसे विश्वासघात का दोषी नहीं माना जा सकता। तीसरा, स्वयं के हित में। विधि अनुसार बैंकर स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिए भी अपने ग्राहक के खाते की स्थिति की जानकारी प्रकट कर सकता है। ग्राहक की स्पष्ट या गर्भित सहमति से। ग्राहक की सहमति से बैंकर उसके खाते की स्थिति को प्रकट कर सकता है। बैंकों को परस्पर सूचना। बैंकर अपने ग्राहक की सहमति के बिना भी अपने साथी बैंकों को किसी भी ग्राहक के खाते के संबंध में सूचना दे सकता है। यह बैंकों में प्रचलित एक परिपाटी है। इस प्रकार की सूचना देने में बैंकर को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अनुचित सूचना देने पर बैंक न केवल ग्राहक के प्रति बल्कि सूचित व्यक्ति के प्रति भी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है। और सूचना देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तथ्यात्मक सूचना, केवल तथ्यात्मक बातों ही बतानी है और अपनी तरफ से कोई भी विचार व्यक्त नहीं किए जाने चाहिए। केवल अधिकृत व्यक्ति को ही सूचना देनी चाहिए। केवल सांकेतिक सूचना देनी चाहिए, सांकेतिक भाषा में ही होनी चाहिए। हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए। बैंक ऐसी सूचना देते समय हस्ताक्षर नहीं करते और सूचना देते समय यह स्पष्ट कर देता है कि इसे गोपनीय रखा जाए।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अनुचित जानकारी देने के परिणाम। अनुचित ढंग से जानकारी देने पर बैंक को लापरवाही का दोषी माना जाएगा और इससे होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कुर्की आदेश। कुर्की आदेश लेनदार की प्रार्थना पर न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक ऐसा आदेश है जिसके द्वारा ऋणी के बैंक में पड़े हुए धन की निकासी पर रोक लगा दी जाती है। कुर्की आदेश पर बैंक के दायित्व। आदेश का तत्काल लागू होना, राशि का स्पष्टीकरण करना, खातों का एकीकरण करना, नया खाता खोलना और कुर्की आदेश का लागू न होना। निम्नलिखित मामलों में कुर्की आदेश लागू नहीं होता। यदि ट्रस्ट का खाता है, कोई संयुक्त खाता है, कोई साझेदारी खाता है, इन पर यह नियम लागू नहीं होता। और नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है इसमें बैंकर और ग्राहकों के संबंधों की समाप्ति। जो हमारा टॉपिक चल रहा है कि कैसे इन दोनों के बीच संबंध समाप्त हो जाते हैं। तो बैंकर और ग्राहक के मध्य संबंध अनुबंध प्रकृति के होते हैं। अनुबंध भंग करके इन संबंधों को समाप्त किया जा सकता है और इन संबंधों को सामान्यतः निम्न पॉइंट के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। फर्स्ट, पारस्परिक समझौते के द्वारा, पूर्व सूचना देकर, ग्राहक की मृत्यु होने पर, ग्राहक के पागल हो जाने पर, ग्राहक का दिवालिया हो जाने पर, खाते की जमा राशि का अभिहस्तांकन असाइनमेंट, कुर्की आदेश होने पर और बैंक द्वारा व्यवसाय बंद करने पर ग्राहक और बैंकर के बीच के संबंध समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर बैंकर और ग्राहक संबंध खत्म। ये बीकॉम पार्ट फर्स्ट में जो ईएफएम का सेकंड पेपर है, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था, उसका सेकंड यूनिट का ये चैप्टर था और सेकंड यूनिट का ये लास्ट चैप्टर है। इस प्रकार हमारी फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट सेकंड बुक की ख़त्म हो गई है। अब हम फर्स्ट बुक की सेकंड यूनिट यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स की सेकंड यूनिट शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही।